मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे रिलीज्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने आपके सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आज इस वीडियो में हम एसएसटी के सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे विद कंसेप्ट। ओके एंड फ्रेंड्स, एसएसटी के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। सो अगर आप किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं यू कैन वॉच आवर फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आज इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। सो देखो, टाइम है आपके पास 3 आवर्स फॉर सॉल्विंग दिस सैम्पल पेपर एंड ये टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का ये आपका पूरा सैम्पल पेपर है। मैं आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। तो आपके टोटल सैम्पल पेपर में टोटल 6 सेक्शंस हैं, A, B, C, D, E एंड F। ए सेक्शन में है 20 MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के हैं। देन सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं। देन सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं एंड सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के हैं। देन सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। एंड देन सेक्शन एफ में एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ऐसे आपके ये 5 सेक्शंस हैं, इनमें ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जो एंड फ्रेंड्स, आपके सैम्पल पेपर में ओवरऑल चॉइस गिवन नहीं है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में गिवन है। तो जहां पर इंटरनल चॉइस गिवन होगी तो उनमें से आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए विच इज हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यू कैन से MCQs। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what helped in the colonization of Asian and African countries? Identify the correct स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो किसने कौन से फैक्टर्स ने हेल्प करी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की कॉलोनाइजेशन में? कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा कर लेता है, उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है, उसे बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की कॉलोनाइजेशन में कौन से फैक्टर्स ने हेल्प करी, उसके बेसिस पर हमें सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। सो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, या टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, या फिर कैपिटलिस्ट ऑफ दीज रीजन्स वांटेड ट्रेड विद कॉलोनियल पावर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा था, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी एंड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको कॉलोनाइज किया गया, उन पर कॉलोनाइजेशन हुई। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में से ये पूछा गया है एंड उस चैप्टर का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो ये पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। सो इसमें आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते, आपको आंसर इसका पता होगा या नहीं पता होगा। सो इट्स लाइक 50-50, या तो आप इसका सही आंसर करोगे या नहीं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज केसरी। केसरी न्यूज़पेपर है जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होगी, यू कैन सी इट हेयर। तो इस पेंटिंग का पेंटर कौन था ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 5 में से ही पूछा गया है। तो जितनी भी पेंटिंग्स हैं आपकी बुक में उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। सारी पेंटिंग्स के पेंटर के नाम आपको पता होने चाहिए एंड उनका डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पेंटिंग के पेंटर कौन है? राजा रवि वर्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उस फिगर यहाँ पर जो पेंटिंग वाला क्वेश्चन था उसके ये ऑप्शन में गिवन है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो देख नहीं सकते, सो दे कैन नॉट सी द पिक्चर। तो उसके ऑप्शन में ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो जब ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो गिवन है। जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो दूसरा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, so the question is who among the following was the author of the book गीता गोविंद। गीता गोविंद बुक के ऑथर कौन थे? so the correct answer is जयदेव। so जयदेव was the author of this book। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में से ही पूछा गया। ओके, देन
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनमें ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो इवेंट पहले हुआ है वो स्टेटमेंट पहले आएगी, फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ फिर वो उसके बाद, तो ऐसे टाइम के बेसिस पर जब हम अरेंज करते हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको देखना है कि कौन सी इसमें से चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, देन उसके बाद, ठीक है। सो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था, तो ये 1780s की यहाँ पर बात हो रही है। देन मार्टिन लूथर राइटिंग्स लेड टू बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, देन मिनोकियो रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहले ये हुआ था फोर्थ स्टेटमेंट, जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट करी गई थी? 1440s में करी गई थी, तो सबसे पहले आएगी फोर्थ स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हुआ था कि मार्टिन लूथर ने जो प्रोटेस्टेंट्स की राइटिंग्स, जो मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स थी उनसे क्या हुआ? जो प्रोटेस्टेंट्स की रिफॉर्मेशन की बिगिनिंग हुई। देन उसके बाद मिनोकियो ने बाइबल के मैसेज को रीइंटरप्रेट किया एंड सबसे लास्ट में ये प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर लास्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले क्या आएगी? फोर्थ स्टेटमेंट आएगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ स्टेटमेंट, फिर सेकेंड स्टेटमेंट, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। तो डी ऑप्शन will be the correct answer for this. ठीक है। Then next question is identify the crop with the help of the following information. ये information आपको given है। अब ये कौन से crop की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से crop की information given है, ये आपको बताना है। Okay, so let's read it. It is a crop which is used both as food and fodder. तो ऐसी crop जो food and fodder दोनों के लिए यूज करी जाती है। ऑप्शंस देखते हैं, wheat, maize, rice, sugarcane। तो हमें ऑप्शंस पढ़ते ही पता चल रहा है कि कौन सी क्रॉप की बात हो रही है, मेज की बात हो रही है, बिकॉज मेज जो क्रॉप है उसको फूड की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब ह्यूमन बींग्स भी मेज को खाते हैं एंड जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, उनको भी मेज खिलाया जाता है। तो फूड एंड फॉडर दोनों की तरह मेज क्रॉप को यूज किया जाता है इन सारे ऑप्शंस में से। सो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही हमें पता चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप, हाँ मेज क्या है? खरीफ क्रॉप है एंड विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारा मेज का ही डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो मेन क्रॉप्स है ना, इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की क्रॉप है, कौन से टेम्परेचर में ग्रो करी जाती है, बिकॉज इनसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से ये पूछा गया है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। ये फॉरेस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, वो हमें अच्छे से दिखता नहीं है एंड उसको हम गलत समझ लेते हैं, फिर गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा आपसे, सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है या गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, देन यू विल सिलेक्ट योर ऑप्शन। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट को सही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट, तो ये भी सही है। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि आधे से ज्यादा फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उसकी रिजर्वेशन कर दी जाती है, तो ये डिस्क्रिप्शन तो सही है। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का 1/3 जब प्रोटेक्ट कर दिया जाता है दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी सही है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। देन परमानेंट फॉरेस्ट का यहाँ पर क्या है, रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ये गलत है। प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर नहीं होता परमानेंट फॉरेस्ट में से, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर ये परमानेंट फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन गलत गिवन है, बाकियों में जो डिस्क्रिप्शन है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैच द फॉलोइंग, हमें इनको मैच करना है एंड सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर ये रिसोर्सेज गिवन है, यहाँ पर ये इनके एग्जांपल्स हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। एग्जांपल्स में है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द ओशनिक रिसोर्सेज, रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिकॉज इट कैन बी रिप्रोड्यूस, ये रिप्लेनिश कर सकते हैं अपने आप को। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है,
रिन्यूएबल रिसोर्स है। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस या फिर रिप्लेनिश नहीं कर सकते, एंड अगर ये करेंगे भी तो इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो दिस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स कौन सा है, नेशनल रिसोर्स एंड रोड, कैनाल्स एंड रेलवे, एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, ओशनिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब मैचिंग देख लेते हैं। ए का क्या है, ए का है 1 एंड बी का है 4, तो ए का है 1 एंड बी का है 4, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ऐसे है, एंड सी ऑप्शन में भी, यहाँ पर डी ऑप्शन में भी ए का 1 है एंड बी का 4 है। सी का क्या है, सी का है सी का थर्ड है, तो यहाँ पर ए का 1 है, ए का 1 होगा, बी का 4 है एंड सी का कितना है, सी इज थर्ड एंड डी का सेकंड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट मैचिंग है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको मैच कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उससे रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स थे दोनों कम्युनिटी के, डच कम्युनिटी भी फ्रेंच कम्युनिटी के भी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्राजील्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ये भी सही है, ब्राजील्स जो कैपिटल है बेल्जियम की उसमें सेपरेट गवर्नमेंट होती थी एंड कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वहाँ की, वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उसके अंडर में नहीं आती है, वो उसके डिसीजंस को फॉलो ना करना चाहे तो नहीं कर सकती है। सो द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सी वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में नहीं है। ठीक है, so that's why option number C is the correct answer. Then which one of the following subjects come under the legislation of center and state in India, मतलब center and state दोनों की legislation के अंदर कौन सा subject इनमें से आता है, education, forest, banking या फिर trade। so obviously education center की legislation and state की legislation दोनों में आता है। okay, so यहाँ पर A सही आंसर हो जाएगा because education is the correct answer. Then नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन लेवल, ये गलत है। फेमिनिस्ट मूवमेंट का गोल क्या है कि मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि वुमेन को ज़्यादा पावर दी जाए, वो डोमिनेट करने लगे, दिस इज नॉट द मीनिंग, दिस इज नॉट द गोल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, देन अ मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू फीमेल, नहीं ये भी गलत है, फीमेल्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, दिस इज द गोल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक रेडिकल वुमेन का मूवमेंट होता है जो कि एम करता है कि इक्वालिटी मिले पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डी में क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग अ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग, नहीं, दिस इज नॉट द एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट एक रेडिकल मूवमेंट है जिसका एम है फॉर द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन फैमिली लाइफ ऑल्सो एंड in the personal life also and in the family life also, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर यहाँ पर सही मैच्ड है, वो ऑप्शन हमें सही सिलेक्ट करना है। तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये सही मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो भारतीय जनता पार्टी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है। ठीक है, आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट, नहीं, जो कांग्रेस पार्टी है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट है, तो ये इससे मैच होना चाहिए था, लेकिन ये गलत मैच है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये लेफ्ट फ्रंट का पार्ट है, तो इसके साथ मैच होना चाहिए था, तो ये भी गलत मैच है। ठीक है, देन मीजो नेशनल फ्रंट क्या है, रीजनल पार्टी है, तो ये भी गलत मैच है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इट इज करेक्टली मैच दैट भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इज द सही आंसर, इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक असर्शन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, नीचे उसका रीजन है। तो आपको देखना है कि दोनों सही हैं या नहीं, एंड अगर दोनों सही हैं तो क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स रीड इट। सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स गिवन बिलो। तो असर्शन क्या है? डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये सही है। डेमोक्रेसी क्या है? एक अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, बिकॉज वहाँ पर जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो अकाउंटेबल होती है अपने डिसीजंस के लिए। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती, वो पीपल के वेलफेयर के लिए उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अगले इलेक्शंस में उस पार्टी को इलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो असर्शन सही है। रीजन क्या गिवन है इसका? डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ऑब्वियसली रीजन हमारा सही है, एंड रीजन असर्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिससे जो डिसीजन मेकिंग है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पर बेस्ड होती है। तो रीजन हमारा सही है, दोनों असर्शन एंड रीजन सही है, एंड जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, then next question is which one of the following religions was protected and fostered by Sri Lankans in their constitution। तो हमें पता है श्रीलंका में क्या था? मेजॉरिटेनियन ये गवर्नमेंट थी। वहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे, उसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट दिया जा रहा था, एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी नीड्स को, उनके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा था। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी श्रीलंका में वो कौन सी थी? सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी थी। एंड जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। तो मेजॉरिटी की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फॉस्टर करने के लिए बोला, ताकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर पाए। जबकि श्रीलंका में मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, लेकिन बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जाने लगा बिकॉज बुद्धिज्म वॉज प्रैक्टिस्ड इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर सी। विच रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज बुद्धिज्म। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 14 is read the given data and find out children of which state has attained maximum elementary school education। तो यहाँ पर ये आपको डेटा गिवन है हरियाणा, केरला एंड बिहार का। इस डेटा की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को अटेन किया, मतलब जिनके पास एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हरियाणा, केरला, बिहार, इन तीनों स्टेट में से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। पर कैपिटा इनकम बता रखी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो हमें यहाँ पर बताना है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अटेन करी है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम का कोई काम नहीं है, इनकम की क्राइटेरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी कोई काम नहीं है। लिटरेसी रेट से भी आप पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है। तो आप नेट अटेंडेंस रेशियो से स्टेट को कंपेयर करोगे। तो नेट अटेंडेंस रेशियो कौन से स्टेट का ज़्यादा है? केरला का सबसे ज़्यादा है, 83 है। सो केरला में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को अटेन किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केरला। ठीक है, so correct answer is option number D. Then next question is question number 15. Read the following data and select the appropriate option from the following. तो ये डेटा हमें गिवन है एंड हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर हमें डेटा क्या है? एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट का ये डेटा हमें गिवन है। तो यहाँ पर है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल का गिवन है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स वो हमें गिवन है। एंड परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज बिटवीन 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल वो हमें गिवन है, मेल एंड फीमेल का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंटेज लड़कियां हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रखा है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। हमें यहाँ पर जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं 10 to 14 ईयर्स में उनकी परसेंटेज गिवन है। मेल है 85%, फीमेल है 82%, मतलब 82% जो गर्ल्स हैं वो स्कूल को अटेंड कर रही हैं। हमसे पूछा है कितनी अटेंड नहीं कर रही हैं, तो 100% में से 82 माइनस कर दो, कितना आएगा? 18%। तो 18% ऐसी गर्ल्स हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 18%। ठीक है,
सिंपल है, डेटा को आपने समझा, फिर जो आपसे पूछा है उस हिसाब से आप अपना आंसर करोगे। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इनमें से हमें ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। सो टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, तो ये जो सारे ऑक्यूपेशंस हैं ये किसके हैं, ये टर्शरी सेक्टर के हैं। देन टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, ये भी सारे ऑलमोस्ट टर्शरी सेक्टर के ही ऑक्यूपेशंस है, ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, देन पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, ये सभी भी टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है, देन इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो, ये जो सारी सर्विसेज हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑड वन आउट है। ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इनमें टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये बाकी के ऑप्शन से सबसे अलग है, ऑड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक फिल करना है एंड ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो देखो, ये सेक्टर है, ये क्राइटेरिया है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्राइटेरिया, इसका नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर पर जब हम जो सेक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये हम जानते हैं। तो अब बोला है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड हमसे क्राइटेरिया पूछा है कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर 2 सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के नेचर की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारा सिस्टमेटिक होता है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं मिलता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पर ये 2 सेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, Then next question is read the information given below and select the correct option। तो ये information read करके हमें सही option select करना है। रोहन has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase a house on 12% rate of interest. He has to submit papers of new house and salary record to the bank. What is this process called? तो रोहन ने 5 लाख का लोन लिया बैंक से एंड देन क्या परचेज करने के लिए, एक हाउस को परचेज करने के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रोहन ने एक लोन लिया है बैंक से। अब उसके बदले में रोहन ने क्या किया है, अपने नए घर के पेपर सबमिट किए हैं एंड अपना सैलरी रिकॉर्ड बैंक को सबमिट किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल एक एसेट होता है जो कि बोरोवर के पास होता है, वो एसेट होता है एंड ये गारंटी के तौर पे यूज़ किया जाता है तब तक जब तक लोन को रीपे नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब जब तक रोहन अगर लोन को नहीं रीपे कर पाएगा तो जो बैंक है वो बैंक क्या कर सकता है, जो रोहन की न्यू हाउस के पेपर्स हैं एंड रोहन का जो सैलरी रिकॉर्ड है उसमें से वो पैसे कट कर सकता है, उनको वो जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ये एसेट होता है एंड इसी को बोला जाता है कोलैटरल। तो यहाँ पर कोलैटरल सही आंसर होगा, बिकॉज रोहन ने लोन लिया है, उसके बदले में रोहन ने अपने घर के पेपर्स एंड अपना सैलरी रिकॉर्ड बैंक को दिया। सो दिस इज नोन एज कोलैटरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, देन Question number 19 is which of the following international agencies follow free trade and work on mutual trade between countries? तो यहाँ पर कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि फ्री ट्रेड को अलाउ करती है कंट्रीज के बीच में? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री ट्रेड को अलाउ करती है एंड म्यूचुअल ट्रेड पर वर्क करती है कंट्रीज के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 20 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, हमें सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ओके, सो रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ये सही है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव कर देती है ताकि इजीली ट्रेड हो पाए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। देन फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, ये भी सही है। जो दूसरी कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो दूसरी कंट्रीज में आके अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करती हैं। ग्लोबलाइजेशन में ऐसे ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन हैज इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, ये गलत है, सारी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुई है। सो दिस इज रॉन्ग। देन फोर्थ इज हैज लेसन्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ये तो पूरा ही गलत है। देखो ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लेसन लिखा है तो ये गलत है। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हैं। तो 1 एंड 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन। तो अब हम सेक्शन बी पर आ गए हैं। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड ये सारे 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 2 मार्क्स के, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे एंड पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना है। ये जो सारे आंसर्स हैं ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में गिवन है। सो दीज आर द सैम्पल आंसर्स कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। तो सीबीएसई ने काफी पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो बिकॉज 2 मार्क के ही होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। So question number 21 is analyze any 2 factors that were responsible for the Great Depression in America during 1929। तो हमें बताना है कोई 2 फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रेट डिप्रेशन के लिए जो कि अमेरिका में आया था 1929 में। हमें पता है कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो इसके हमें 2 फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से क्या हुआ, जो क्रॉप्स के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए थे। ठीक है, मार्केट में जो क्रॉप्स के प्राइसेस थे वो कम हो गए थे एंड देन यूएसए ने अपने लोन्स देने बंद कर दिए थे और दूसरे कंट्रीज को, जो काफ़ी ऐसे कंट्रीज थे जो अपनी इकोनॉमी के लिए यूएसए के लोन्स पर डिपेंडेंट थे। यूएसए जो लोन्स देता था उन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर यूएसए ने अपने लोन्स देना बंद कर दिया, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई। ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो बिकॉज 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। सो 2 पॉइंट्स आर इनफ। ओके, सो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो ये एक रीजन हो गया कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम था एंड इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो कम हो गए, तो ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था ये और भी वर्स हो गया। देन as prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market, but it pushed down prices। लेकिन farmers ने फिर अपनी और प्रोडक्शन बढ़ाई तो इससे जो प्राइसेस हैं वो और कम हो गए। ठीक है, Then in the mid 1920s many countries financed their investment through loans from the US। काफ़ी जो कंट्रीज थे मिड 1920s में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करते थे किससे, यूएस जो लोन देता था उससे। लेकिन इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन्स इन यूएसए व्हेन द गोइंग वॉज गुड। जब तक सब ठीक था तब तो लोन लेना ईजी था, लेकिन जब सिचुएशन खराब हुई, बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशियली ऑन यूएस लोन फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड द rest of the world in different ways. In Europe, it led to failure of small major banks and collapse of currencies such as British pound sterling। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब यूएसए ने अपने लोन्स को विड्रॉ किया एंड लोन्स देना बंद कर दिया, तो इससे काफ़ी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा। इसका क्या हुआ, काफ़ी जो मेजर बैंक्स थे वो फेल हो गए एंड काफ़ी कंट्रीज की जो करेंसीज थी वो भी कोलैप्स कर गई, जैसे ब्रिटेन कंट्री की पाउंड स्टर्लिंग। सो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिन वजह से, ये फैक्टर्स थे जिन वजह से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया अमेरिका में 1929 में। सो एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट। ठीक है, देन आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द प्रोविजंस दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हम जानते हैं इंडिया का एक सेक्युलर कंट्री है, तो कैसे है इसके हमें 2 प्रोविजंस बताने। सो हाउ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसके हमें 2 प्रोविजंस बताने। तो हमें पता है कि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड ऊपर से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी एक कंट्री को, किसी भी एक रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। ठीक है, हर एक इंसान फ्री है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है या फिर किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस ना करे। सो एवरी पर्सन is free to practice any religion of his choice or not practice religion at all। तो इन प्रोविजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, सो आप कोई भी 2 प्रोविजंस लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे कंट्री का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है किसी भी रिलीजन को, सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। ठीक है, The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or to follow। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है या फिर वो किसी को भी प्रैक्टिस ना करे, हिज चॉइस। ठीक है, The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion। रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज एन आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ कंट्री। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जो गवर्नमेंट है वो इंटरफियर कर सकती है रिलीजियस मैटर में, पीस मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलाउ करता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, एनी 2 प्रोविजंस यू कैन राइट। ठीक है,
Now next question is suggest any 2 ways to conserve energy resources in India. इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें उसके 2 तरीके बताने, 2 वेज बताने, ठीक है। सो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप तभी बना पाओगे जब आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, पूरे चैप्टर की थीम को अच्छे से समझ लिया, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे। बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद बनाना पड़ेगा, इट इज़ नॉट गिवन इन योर NCERT ऑल्सो, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज इंक्रीज होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, एक ये वे हो गया। दूसरा वे आप लिख सकते हो हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो उनका सही तरीके से यूज होना चाहिए, जुडिशियस यूज होना चाहिए, ठीक है। देन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, इंडिविजुअल व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, तो इससे भी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व होंगे, ठीक है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सारे तरीके हैं एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। एनी 2 यू कैन राइट, ठीक है, 2 या 3 आप लिख सकते हो बिकॉज 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन 23 है इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर ये वाला कर सकते हो। तो ऑप्शन में क्या गिवन है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू इंप्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के यूसेज को इंप्रूव करने के लिए आपको 2 वेज बताने, 2 तरीके बताने। तो सबसे पहले तो जो सोलार पैनल्स हैं उनको, उनका जो सेटअप है, उनका जो इंस्टॉलेशन है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो इससे जो सोलर एनर्जी का जो यूसेज है वो बढ़ेगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो इससे लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज सोलर एनर्जी क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये रिप्लेनिश करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है। सो इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ताकि लोगों को पता चले एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। तो कोई भी 2 तरीके आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताया सजेस्ट एनी 2 वेज, ठीक है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स, ठीक है, कॉस्ट उनका कम होना चाहिए। यूज ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस of renewable energy, easy installation process, buy panels with high concentrated photovoltaic cells, ठीक है, avoiding installing solar panels in shaded areas, any other relevant points, ठीक है। कोई भी 2 ways आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकती है। तो देखो, जो रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ गांव वगैरह होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सकती हैं, जैसे कि डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, कैनाल्स बनाई जा सकती है, तो वहाँ पर जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज भी मिलेंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सकता है, इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे मार्केट्स तक एंड दे विल बी एबल टू सेल देयर क्रॉप्स। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना चाहिए। स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। So these are the ways in which employment can be increased in the rural sector by the government, ठीक है। So by introducing mega project, जैसे कि न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स, ठीक है, डैम्स को एंड कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देन बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्शरी फैसिलिटीज इन एन एरिया टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, जैसे कि मान लो पोटैटो को ग्रो किया जा रहा है तो वहाँ पर चिप्स की इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। तो ऐसे इंडस्ट्री को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके फिर प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। Then it is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural products like potato and sweet potato by promoting tourism or regional craft industry or new services like IT। वहाँ जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। रूरल एरिया का जो रीजनल क्राफ्ट है, वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सकता है। सो लाइक दिस टूरिज्म कैन बी प्रमोटेड इन रूरल एरियाज, या फिर न्यू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जैसे कि IT में। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकती है इन रूरल एरियाज। एनी 2 और 3 पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। देन अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन बी में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए, अब सेक्शन सी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ये हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। ये 3 मार्क्स के हैं, तो 3 मार्क का होगा तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है, 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एंड आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, बिकॉज पॉइंट्स में आप लिखोगे तो क्लियरली दिखता है कि आपने क्या लिखा है, क्या मैटर लिखा है। इट इज़ ईजी टू रीड, ईजी टू चेक। तो पॉइंट्स में आपको लिखना है, आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। एंड अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए या फिर मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। ओके,
So the 25th question is, how was the social and political situation of India affected by the First World War? Explain. तो इंडिया की जो पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन है वो कैसे अफेक्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. तो हमें पता है कि जब जो ब्रिटेन है वो वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहा था, इंडिया पार्ट नहीं ले रहा था, लेकिन हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया. इससे क्या हुआ, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटीज को रेज किया गया एंड इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को, डिफेंस एक्सपेंडिचर को वो फाइनेंस कर पाए, ठीक है. देन थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. तो जब वॉर ईयर्स चल रहे थे, जब वॉर हो रहा था, तो उन सालों में प्राइसेस इंक्रीज हो गए, डबल हो गए 1913 एंड 1918 के बीच में. इससे क्या हुआ, काफ़ी हार्डशिप झेलनी पड़ी कॉमन पीपल को, आम लोगों को, ठीक है. Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. अब ब्रिटेन वॉर में पार्ट ले रहा था, तो ब्रिटेन को क्या चाहिए, सोल्जर्स चाहिए वॉर में लड़ने के लिए. तो ब्रिटेन ने इंडिया से भी काफ़ी उन्होंने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी, मतलब रूरल एरिया से लोगों को आर्मी में भर्ती किया एंड वहाँ जाके वर्ल्ड वॉर में लड़वाया. तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुई, इससे क्या हुआ, जो लोग हैं उनमें काफ़ी वाइड स्प्रेड एंगर कॉज हुआ, ठीक है. देन क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. क्रॉप्स भी फेल हो गई थी इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में. इससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुई. It caused acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. Millions people perished as a result of the famines and the epidemic. Crops तो फेल हो गई, साथ ही साथ क्या हो गया, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गया. तो इससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई फैमीन्स एंड एपिडेमिक की वजह से. तो ये चेंजेस आए, ये अफेक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर, उसकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन पर, ठीक है. तो कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, दे आर इनफ. नाउ तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसी में हमें ये इंटरनल चॉइस गिवन है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर ये वाला भी कर सकते थे. सो चॉइस में क्या गिवन है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एक्सप्लेन. जो इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे रिलेट किया. देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मर्चेंट्स थे, वो भी सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे. क्यों, बिकॉज उनका अपना फायदा हो रहा था इससे, वो अपने गुड्स को बेचना चाहते थे, वो जो ट्रेड पर जो टैक्सेस लगते थे, जो बैरियर्स लगते थे एंड ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी जिनसे उनके ट्रेड को नुकसान हो रहा था, वो उनको हटवाना चाहते थे. तो वो अपने फायदे के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे. तो हमें बताना है कि उन्होंने कैसे अपने आप को रिलेट किया. So Indian merchants and industrialists were keen on expanding their business and reacted against colonial policies that restricted business activities. तो वो क्या चाहते थे, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे. तो उन्होंने जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी ट्रेड एंड बिजनेस के ऊपर, तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ठीक है. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. ठीक है, वो अपने फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट्स के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन चाहते थे एंड वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहते थे. इंपोर्ट्स को डिस्करेज क्यों करना चाहते थे, बिकॉज अगर बाहर से सामान इंपोर्ट किया जाएगा तो फिर उनका सामान नहीं बिकेगा ना. तो वो इंपोर्ट्स नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो कंट्री में जो वो खुद जो प्रोडक्ट्स बना रहे वहीं कंट्री में बिके. तो दे वर डिस्करेजिंग, दे वांटेड दैट इंपोर्ट शुड बी डिस्करेज्ड. इसके लिए वो क्या चाहते थे कि एक रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो होना चाहिए. देन To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, विच वॉज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. एंड इसको लीड कौन कर रहे थे, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जी.डी. बिरला. तो ये कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है. देन and supported the civil disobedience movement. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे इन ऑर्गेनाइजेशन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, एंड ये इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदना और बेचना इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, बंद कर दिया, ठीक है. तो ये पूरे पॉइंट्स हैं. इस तरीके से जो इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेट किया, ठीक है. सो 3 and 4 पॉइंट्स आर इनफ.
Then next question is examine the factors that influence the distribution pattern of the railway network in India. मतलब हमें वो फैक्टर्स बताने जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेलवे नेटवर्क के पैटर्न को, मतलब रेलवे जो नेटवर्क होगा उसका पैटर्न कैसे होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पूरे इंडिया में, तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो देखो फिजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि क्या लैंडफॉर्म है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, फिजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि रेलवे नेटवर्क का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ नदर्न प्लेन्स, माउंटेन्स का, डेजर्ट का आप एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो कि कैसे जो रेलवे नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग फिजिकल लैंडफॉर्म्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द फॉलोइंग वेज। तो सबसे पहले नदर्न प्लेन। सो नदर्न प्लेन में क्या है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, खेती अच्छी होती है, लैंड प्लेन है, तो वहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क है वो एक्सटेंसिव है, काफ़ी वहाँ पर रेलवे लाइन्स हैं। ठीक है, so level land, high population density and rich agricultural resources have favored development of railways. तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो रेलवेज हैं वो डेवलप्ड हैं नदर्न प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, however large number of river requiring construction of bridges across their wide river beds posed some obstacles. लेकिन हमें पता है कि नदर्न प्लेन्स में काफ़ी रिवर्स भी हैं, तो रिवर्स के अक्रॉस ब्रिजेस बनाए हैं, रेलवेज के लिए ब्रिजेस बनाए हैं, तो ये कुछ ऑब्स्टेकल भी आए हैं बिकॉज रिवर्स भी हैं नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, देन पेनिनसुलर रीजन एंड हिमालयन रीजन की हम बात करें तो ये क्या है, ये हिली एरिया है। ठीक है, पेनिनसुलर एरिया में पेनिनसुला है एंड हिमालयन रीजन्स में बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली प्लेन एरिया नहीं है, तो वहाँ पर रेलवे बनाना दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, so the railway tracks are laid through low hills, gaps or tunnels, so it is very difficult to lay the railway lines. तो जो gaps and tunnels होती हैं, जो low hills होती हैं, मतलब इतनी ऊंची hills नहीं होती, उनके बीच में से railway lines निकाली जाती हैं, so it is difficult to do that. ठीक है, द हिमालयन रीजन, अगर हम हिमालयन माउंटेनियन रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन है वो इतना फेवरेबल नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पर हाई रिलीफ माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर यहाँ पर रेलवे लाइन हमने लगा भी दी तो वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी है। ठीक है, तो हिमालयन रीजन में रेलवे लाइन्स बहुत ही कम है, इट इज़ नॉट फेवरेबल हेयर। ठीक है, देन अब हम डेजर्ट एरिया की बात करें, सो डेजर्ट ऑफ राजस्थान, सो ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान टू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन्स विच हैज़ हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। तो डेजर्ट में क्या है, सैंडी एरिया है, तो वहाँ पर भी उस एरिया में भी रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, देन swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa and Jharkhand, these are also not suitable for the development of railways. ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं इनमें भी जो डेवलपमेंट है रेलवेज का वो इतना सुटेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर भी स्वैम्प्स क्या होते हैं, स्वैम्प्स मतलब जो दलदल वाला एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रेलवेज का डेवलपमेंट है वो सूटेबल नहीं है। देन द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस, ऑल्दो द Konkan railway along the west coast has been developed, but it has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. तो देखो यहाँ पर जो कोंकण रेलवे है उसको डेवलप किया गया है, कोंकण एरिया में जो रेलवे है उसको डेवलप किया गया है वेस्ट कोस्ट के अलोंग, लेकिन यहाँ पर भी इसको काफ़ी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक है वही सिंक हो जाता है एंड सम स्ट्रेचेस में एंड लैंडस्लाइड्स होती हैं, सो देयर आर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रीजन ऑल्सो। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू आउट इंडिया। तो ऐसे आप 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, दे आर इनफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं जिनको हम MNC बोलते हैं, वो एक दूसरी कंपनी से, एक सिंपल कंपनी से कैसे डिफरेंट है। तो देखो मेन डिफरेंस तो यही होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उसकी फैक्ट्री सेटअप होती है एंड वो ओवर द कंट्रीज़ वो ट्रेड करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, जबकि एक दूसरी जो कंट्रीज़ है, एक सिंपल जो कंपनी होगी वो एक ही कंट्री में बेस्ड होती है, वहीं पर वो अपना ट्रेड करती हैं, बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, So domestic companies tend to restrict their operations to the country of origin, while multinational corporations operate in more than 2 countries. जो डोमेस्टिक कंपनी है वो उसी एरिया में जहाँ वो ओरिजिनेट हुई है वहीं तक वो रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, जबकि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, ट्विटर, ठीक है, एप्पल, यहाँ पर भी एग्जांपल दिया इन्फोसिस का। तो ये सारी क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं।
Then companies expand globally for many reasons, mostly to obtain new markets, cheaper resources and reduction in operational cost, all of which significantly affect financial management. तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ये ग्लोबली क्यों एक्सपैंड करती है, काफ़ी रीजंस हैं इसके लिए। सबसे मेन रीज़न तो है न्यू मार्केट्स को, मतलब और कंट्रीज़ के मार्केट्स को ऑब्टेन करने के लिए, चीपर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एंड ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर असर पड़ता है। दीज बेनिफिट्स ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फेस्ड बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट्स हो रहे हैं तो इससे मल्टीनेशनल कंपनीज का काफ़ी रिस्क भी फेस करना पड़ता है, ओके। Then multinational financial management differs from domestic financial management in 6 essential ways. Unlike their domestic financial management counterparts, multinational are subject to exchange rates that differ based on prevailing inflation rate in the foreign countries where they operate. तो देखो जो multinational companies होती है ना, उनको foreign countries में जो inflation है उस हिसाब से जो उनका exchange rate होता है वो अलग अलग होता है, डिफर करता है। जबकि डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है, बिकॉज वो उसी कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड होती है। जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरे कंट्री से भी ट्रेड करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो उनको उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या इन्फ्लेशन है तो उस हिसाब से उनका जो एक्सचेंज रेट है वो डिफर करता है। तो ये मेन डिफरेंस है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड और दूसरी कंपनीज में, ठीक है। तो आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जब भी ये डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको हमेशा टेबुलर फॉर्म में करना चाहिए। मतलब एक साइड आपने लिखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड उसके पॉइंट्स बताए, देन एक साइड लिखा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड उसके पॉइंट्स बताए। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स ऑफ डिफरेंस या डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है तो टेबल बना के ही करना चाहिए, ठीक है। देन तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखो मेन डिफरेंस क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो पीपल हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, एंड अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करेगी तो अगले इलेक्शंस में वो दूसरी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है एंड उसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना ही पड़ता है, ठीक है। एंड जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मतलब जो गवर्नमेंट में है, जो हेड है वो अपनी मनमर्जी चलाता है, सिटीजन के राइट्स का कोई ध्यान नहीं देता, कोई इलेक्शंस नहीं होते। सो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉइंट में आप उसको लिखोगे। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल, whereas non-democratic government are selected and formed at their own discretion, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता एंड हर एक सिटीजन की अपनी डिग्निटी होती है, राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम भी होती है, ठीक है। conflicts are resolved through debate, discussions and negotiation rather than discretion। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो डिबेट करके, डिस्कस करके, नेगोशिएट करके उससे सॉल्व किया जाता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जो मतलब हेड है, जो उसको सही लगेगा वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है। Then minority and majority cooperation are the common phenomena in the democratic government। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो आपस में कॉपरेट करते हैं, ठीक है। जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसा नहीं होता। जो मेजॉरिटी है वो अपने डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करती है एंड माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करती है, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं देती है। जबकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। हर एक कम्युनिटी के अपने राइट्स होते हैं, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एंड आपस में कॉपरेट करके रहते हैं, ठीक है। देन इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वही पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। जो टर्शरी सेक्टर है वो दूसरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट है, इसको हमें जस्टिफाई करना है सुटेबल आर्ग्यूमेंट से। तो देखो टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है उनको और अच्छे से कनेक्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है, जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े जो वर्क हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रिलेटेड वर्क होता है। एंड टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये होता है टर्शरी सेक्टर। तो देखो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जबकि टर्शरी सेक्टर में कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड वो
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को एक टाइप से हेल्प करता है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है, इसीलिए जो टर्शियरी सेक्टर है वो बाकी के सेक्टर से डिफरेंट है। सो टर्शियरी सेक्टर इज बेसिक सर्विस सेक्टर, वेयर एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर दैट प्रोड्यूस गुड्स। ये दोनों सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, टर्शियरी क्या करता है, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। देन टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये बाकी के दो सेक्टर को हेल्प देता है, सपोर्ट करता है उनकी डेवलपमेंट में, ठीक है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर एन असिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट करता है जो टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विसेज हैं, टर्शियरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग, तो बैंकिंग में जो फार्मर्स हैं, बैंकिंग से उनको लोन्स मिलते हैं एंड इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो लोन्स के थ्रू अपनी क्रॉप्स को कल्टिवेट कर पाते हैं। सो एक टाइप से जो टर्शियरी एक्टिविटीज हैं वो असिस्टेंस हैं किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन द अदर सेक्टर्स। एंड जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए काम करने के लिए, इसलिए टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। देन एंड और कोई दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे जो टर्शियरी सेक्टर है वो बाकी के सेक्टर से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था आपका 29th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर डी पे जिसमें सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड ये सारे 5 मार्क्स के हैं। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स या मैक्सिमम 6 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आंसर करोगे। सो द क्वेश्चन इज highlight the various measures and practices that French revolutionaries introduced to create a सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो हमें बताना है कि क्या क्या वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस की गई फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा क्या करने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए फ्रेंच लोगों में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि क्या स्टेप्स लिए गए, क्या मेजर्स लिए गए। तो देखो सबसे पहले तो एक ट्राई कलर उन्होंने फ्लैग बना दिया फ्रांस कंट्री का, ठीक है। उन्होंने नए हाइमन्स एंड सॉन्ग्स कंपोज किए, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया एंड जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया ताकि फ्रेंच लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज बन जाए पूरे कंट्री की एंड उनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बने, ठीक है। उन्होंने स्टेट जनरल को जो पूरा वो जो स्टेट असेंबली थी उसका नाम चेंज करके उन्होंने नेशनल असेंबली का उसको नाम दे दिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। सो द आइडियाज ऑफ ला पात्रिया मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटोइन द सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ला पात्री का मतलब होता था फादरलैंड, मतलब फ्रेंच उनकी फादरलैंड है, इस टाइप से ये डिपिक्ट करे जाने लगा। एंड द सिटीजन मतलब वो सभी जो फ्रेंच लोग हैं वो फ्रांस कंट्री के सिटीजन हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे एक ये एम्फसाइज किया गया कि सारे जो लोग हैं वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रहते हैं एंड इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एक नए फ्रेंच फ्लैग को चूज किया गया, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग जो कि एक ट्राई कलर था, ठीक है, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। देन स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल थे उनको इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी के द्वारा। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जो वोट दे सकते थे, ठीक है। इनमें वुमेन इंक्लूडेड नहीं थी एंड वो मेन इंक्लूडेड नहीं थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वही मेन इंक्लूडेड थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो एक्टिव सिटीजन्स थे। तो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी ने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया एंड देन फिर उसका नाम चेंज कर दिया नेशनल असेंबली, ठीक है। देन न्यू हाइमन्स कंपोज किए गए, ओथ्स लिए गए, मार्टियर्स को कमोमरेट किया गया। देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पुट किया गया एंड इससे जो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सभी सिटीजन्स के लिए जो कि फ्रांस में रहते थे, जो कि टेरिटरी में रहते थे, ठीक है। Then internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. सारी जो अंदर कंट्री के अंदर की जो internal custom duties थी उनको abolish कर दिया and एक uniform system of weights and measures को adopt किया गया, ठीक है। Then regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. जो regional dialects थे उनको discourage करके French language को promote किया गया and ये common language बन गई पूरे nation की, ठीक है। तो ये measures लिए गए French revolutionaries द्वारा एक sense of collective identity create करने के लिए among the French people। बहुत important question है ये, ठीक है।
तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 या 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। देन अब इसी क्वेश्चन के चॉइस में आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है, आप वो भी क्वेश्चन कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो चॉइस में क्या क्वेश्चन है, हाईलाइट द रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में, जर्मनी के बनने में ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल था, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये यूनिफिकेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो तीनों कंट्रीज की जो यूनिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, किसका क्या रोल था, कब ये यूनिफाई हुए, कैसे यूनिफाई हुए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जर्मनी को यूनिफाई करने में ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल था। तो ओटो वॉन बिस्मार्क क्या थे, ये जर्मनी के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, जब प्रशिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जर्मनी को यूनिफाई करने की, तो फिर जो प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी एंड प्रशियन आर्मी का यूज करके उन्होंने वॉर्स लड़े एंड देन उन्हें फाइनली जर्मनी को यूनिफाई किया। ठीक है, सो ये ओटो वॉन बिस्मार्क का यहाँ पर रोल हमसे पूछा है। सो प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रशिया ने लीडरशिप ली कि वो क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे जर्मनी को। सो इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। एंड इस प्रोसेस के, इस नेशनल यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट कौन थे, ओटो वॉन बिस्मार्क। वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी का यूज करके जर्मनी को फाइनली यूनिफाई किया एंड वो एक नेशन बन पाया। ठीक है, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 वॉर्स लगे, 3 वॉर उन्होंने लड़े 7 साल के टाइम पीरियड में। कौन से कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। एंड इन तीनों वॉर्स में प्रशिया की विक्ट्री हुई, उनकी जीत हुई एंड जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, Then in January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। And जब फाइनली जर्मनी यूनिफाई हो गया, जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो गया, तो फिर जनवरी 1871 में प्रशियन किंग केसर विलियम I को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर किया गया। कहाँ पर, जो सेरेमनी हुई थी वर्सलीज में, वहाँ पर। ठीक है, देन on January 1871 an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of प्रशिया। तो जनवरी 1971 में इस असेंबली में कौन कौन थे, प्रिंस थे जर्मन स्टेट के, प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स थे आर्मी के, प्रशियन मिनिस्टर्स थे एंड ओटो वॉन बिस्मार्क भी थे। एंड वो सभी हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे पैलेस ऑफ वर्सलीज में, जहाँ पर केसर विलियम I को प्रोक्लेम किया गया जर्मन एम्पायर का एम्परर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था जर्मनी के यूनिफिकेशन का एंड इसमें ओटो वॉन बिस्मार्क का रोल हमने बताया है। ठीक है, सो यू विल राइट दिस कंप्लीट आंसर बिकॉज इसमें 5 ही पॉइंट्स हैं, तो ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, now let's move on to the next question. Next question is manufacturing sector is considered as the backbone of general and economic development. Examine the statement in the context of India. जो manufacturing sector है उसको consider किया जाता है backbone of general and economic development. इसको हमें, इस statement को हमें examine करना है इंडिया के context में, मतलब इंडिया की situation में। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं। कैसे, देखो जो इंडस्ट्रीज हैं वो फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, मशीनरी को मैन्युफैक्चर करती हैं, उन मशीनरी की, उन फर्टिलाइजर्स की एग्रीकल्चर में ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही हैं। देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर एंड इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये जो पीपल की डिपेंडेंस है, जो लोगों की डिपेंडेंस है ना प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर इनकम के लिए, उसको रिड्यूस कर रहा है। बिकॉज हमें पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं इनकम के लिए। ठीक है, उसमें वो इन्वॉल्व हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं इनकम के लिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, ये डिपेंडेंस कम हो गई है एंड अब जो लोग हैं उन्हें सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में जॉब मिल रही है। ठीक है, Then it helps in eradication of unemployment and poverty from our country. Obviously जब लोग जॉब करेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्री सेटअप होंगी, तो कंट्री में से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी, गरीबी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। Then
इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। जो ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं तो रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। देखो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनते हैं, उन गुड्स को हम क्या करते हैं, उनका हम ट्रेड करते हैं और दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं एंड और दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। तो ट्रेड बढ़ता है, इससे ट्रेड एक्सपैंड होता है एंड फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज जब हम ट्रेड करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही, ठीक है। तो ये सारा, ये इन स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी के ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन गिवन है, या आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, योर चॉइस। सो एग्जामिन द मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो हमें आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हमें यहाँ पर उसके बारे में बताना, उसके फीचर्स बताने एक टाइप से, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो the electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television, telephone, cellular, telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उसमें क्या क्या आता है, उसमें देखो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, उसमें ये कवर होते हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Then Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Other important centers of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो बैंगलोर क्या है, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, ओके, दैट्स वाई। एंड यहाँ पर और दूसरे भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे एसेट्रा, ठीक है। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। एंड 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को, ठीक है। A major impact of this industry has been on employment generation and इस इंडस्ट्री का, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, ठीक है। देन it is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women, and इस सेक्टर में जो टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं उसकी 30% क्या है, वुमेन है। तो वुमेन को भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। देन this industry has been a major foreign exchange earner in the last 2 or 3 years because of its fast growing business process outsourcing sector, ठीक है। एंड ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज को भी अर्न कर रही है लास्ट 2-3 सालों में, बिकॉज इसका जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर है वो और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. And जो hardware and software में जो continuous growth हो रही है वही एक reason है, वही की है IT इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये हमने इसके सारे एक्सपेक्ट्स बता दिए किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताना है। तो रोल भी बोल सकते हैं या फंक्शन, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। सो यू विल राइट दीज पॉइंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी सरकार बनाती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट नहीं होती वो ऑपोजिशन को फॉर्म करती हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेती हैं, ठीक है। दे मेक द डिसीजंस फॉर आर इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर कंट्री, ठीक है। तो ये सारा रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मिनिमम आपको इसमें 5 से 6 पॉइंट्स लिखने, 5 से 6 फंक्शंस इसके लिखने एंड उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे 1-2 लाइन में, देन ओनली यू विल गेट योर फुल मार्क्स। तो पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शंस में पार्ट लेती हैं। पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम जो पार्टी हमें अच्छी लगती है, जिसके व्यूज़, जिसके पॉलिसीज़, जिस पार्टीज़ की हमें अच्छी लगती है, आइडियोलॉजी हमें सही लगती है, उस पार्टी के कैंडिडेट को हम इलेक्ट करते हैं एंड देन जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, जो इलेक्शंस जीतती है, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है।
देन पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, वो अलग अलग पॉलिसीज को, अलग अलग प्रोग्राम्स को वो लोगों के सामने रखते हैं, एंड वोटर्स को जो सही आइडियोलॉजी लग रही है, जो सही पॉलिसीज लग रही है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वोटर्स उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। Then parties play a decisive role in making laws for a country। देखो पार्टीज के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, एंड वही हमारे लॉज बनाते हैं कंट्री के लिए। सो दे प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। ऑब्वियसली जो पार्टी इलेक्ट होती है वो गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट चलाती है। Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies। And जो parties नहीं जीतती इलेक्शन में वो opposition party फॉर्म कर लेती हैं, एंड जो रूलिंग पार्टी है वो उसको, उसके पॉलिसीज को, उसके गलत डिसीजंस को वो क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को भी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ही शेप करती हैं। देन पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करी हैं, जो मशीनरी है, उसका एक्सेस लोगों को कैसे मिलता है? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। देन अब इसी के ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन गिवन है, या तो आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो और दिस, योर चॉइस। तो डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत बतानी, वो ज़रूरत क्या है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज की, दिस यू हैव टू टेल। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो अकाउंटेबल है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मतलब जहाँ से वो इलेक्ट हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो अकाउंटेबल है कि वो अपनी लोकेलिटी में क्या काम करते हैं, क्या लोगों के लिए वेलफेयर का काम करते हैं, ठीक है। Then the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies। Large scale societies need representative democracy। देखो representative democracy होती है, मतलब हम लोगों को अपने representative को elect करते हैं एंड वो हमारे behalf पर decision लेते हैं। तो अब जो societies हैं वो और ज़्यादा complex होती जा रही है, societies और large scale होती जा रही है, तो हमें representative democracy की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब political parties में ऐसे candidates होते हैं political parties के, एंड उनको हम elect करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा इमर्ज हो रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर ज़रूरत है। देन एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। अब सोसाइटीज़ बड़ी होती जा रही हैं, कम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो इसके लिए क्या है, किसी एजेंसी की ज़रूरत है जो अलग अलग व्यूज़ को, अलग अलग इश्यूज़ को गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगी। तो वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। देन दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। अब देखो कि कोई भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जिनकी सेम आइडियोलॉजी, जिनके सेम इंटरेस्ट हैं, उनको एक साथ लाने की ज़रूरत है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके, ठीक है। एंड वो कैसे फॉर्म होगी, जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी, ठीक है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टीज में सेम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। देन दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम। अब एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है जिससे गवर्नमेंट पर एक रिस्ट्रेन लगे, मतलब गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, या फिर सपोर्ट का भी, या पॉलिसीज बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, या फिर उनको अपोज करने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। एंड वो मैकेनिज्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ही है। जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, जो नहीं जीतती वो ऑपोजिशन फॉर्म करती है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है पॉलिसीज बनाना, अगर पॉलिसी सही नहीं है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपोज करेंगी। सो दिस मैकेनिज्म इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड इसकी रिक्वायरमेंट है। Then political parties fulfill these needs that every representative government has। We can say that parties are a necessary condition for a democracy, ठीक है। तो ये सारी जो conditions है ना, हमें एक mechanism चाहिए, हमें मतलब ऐसी एक एजेंसी चाहिए, तो ये सारी जो requirements हैं इनको fulfill कर रही है, क्या fulfill कर रही है political parties, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो political parties हैं वो democracy के लिए बहुत ही necessary हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। सो ये आपका पूरा आंसर था। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी को, क्या ज़रूरत है, उसको एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल सोसाइटी। तो जो रूरल एरियाज होते हैं, जो रूरल सोसाइटी होती हैं, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHGs बोलते हैं। तो इनका रोल क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द आइडिया is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups
एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये जो आइडिया ये किस पर बेस्ड है कि गांव के जो पुअर लोग हैं, स्पेशली वुमेन, ठीक है, पुअर लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है, एंड वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि रूरल एरियाज में स्पेशली जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा थोड़ा सेव करके रखते हैं, तो जो भी सेविंग्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं, एंड फिर जो लोग हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं रूरल एरिया में, स्पेशली वुमेन, उसी को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, A typical self-help group has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from rupees 25 to rupees 100 or more, depending on the ability of the people to save. तो एक टिपिकल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो कि एक ही नेबरहुड मतलब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड वो साथ में सेव करते हैं पैसे को। ठीक है, अब जो सेविंग है वो वेरी कर सकती है 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक, एंड ये डिपेंड करता है कि कितनी लोगों की एबिलिटी है सेव करने की। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देन मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, एंड जो मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो इन सेविंग्स में से लोन ले सकते हैं अपनी नीड्स के लिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी नीड्स के लिए वो लोन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। देखो इंटरेस्ट तो लगता है, अगर आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत ही कम होता है, बहुत लेस होता है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट गिवन बाय द मनी लेंडर। जब मनी लेंडर से लेते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरेस्ट लेता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इसका। आफ्टर अ ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, एंड 1 या 2 साल बाद जब सेल्फ हेल्प ग्रुप रेगुलर होता है अपनी सेविंग में तो फिर वो क्या कर सकता है, वो बैंक से भी लोन ले सकता है, वो एलिजिबल बन जाता है उसके लिए। ठीक है, लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। तो लोन सैंक्शन किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, एंड इससे क्या इसका ये क्यों दिया जाता है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद नौकरी क्रिएट करने की। ठीक है, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, एंड स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं मेंबर्स को ताकि उनकी नीड्स पूरी हो पाए मॉर्गेज लैंड की एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स की। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर, एंड जो भी डिसीजन लेने होते हैं सेविंग से लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड वो सारे क्या लेते हैं, ग्रुप मेंबर साथ में लेते हैं। देन the group decides as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule etc. Also it is the group which is responsible for the repayment of the loan. तो जो ग्रुप है वही डिसाइड करता है कि लोन कैसे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितना अमाउंट होगा, क्या पर्पस हो गया, क्या रीपेमेंट शेड्यूल होगा, तो ये सब डिसाइड कौन करते हैं, ग्रुप के लोग ही डिसाइड करते हैं। एंड ऑल्सो द ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रीपेमेंट ऑफ द लोन, मतलब लोन रीपे कर दिया जाए इसके लिए भी ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है। Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. ठीक है, एंड अगर कोई एक मेंबर लोन नहीं पे कर पाता है, उसको रीपे नहीं कर पाता है, नॉन रीपेमेंट होता है, तो जो मेंबर है अगले जो मेंबर्स हैं वो उसको सीरियसली फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसके रोल को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तो कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, योर चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी के ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन गिवन है, या तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर ये। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स के जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, फॉर्मल सोर्सेज बैंक्स। ठीक है, तो सारे बैंक्स के फंक्शन को सुपरवाइज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही क्या करता है, इनको सुपरवाइज करता है। द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, एंड जो डिपॉजिट वो रिसीव करते हैं तो उसमें से क्या करता है, कैश बैलेंस, एक मिनिमम कैश बैलेंस वो मेंटेन करता है ताकि जब रिक्वायरमेंट हो, जब नीड हो तो उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, द आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस, एंड आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है, ये भी देखता है कि सारे जो बैंक हैं वो एक कैश बैलेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं। नहीं तो अगर वो कैश बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा बैंक करप्ट हो गया, तो वो क्यों होता है, जब बैंक का कैश खत्म हो जाता है। तो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं सारे बैंक, ये कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई।
ठीक है। RBI sees that the bank give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. RBI ये भी इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन को ही लोन नहीं दे रहे हैं, वो छोटे कल्टिवेटर्स, छोटे फार्मर्स एंड बोरोवर्स उनको भी लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर कौन करता है? RBI ही इंश्योर करता है। देन periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. and थोड़े थोड़े टाइम बाद जो बैंक्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है RBI को कि वो कितना पैसे वो लेंड कर रहे हैं, कितना मनी वो लेंड कर रहे हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पर वो लेंड कर रहे हैं, किसको लेंड कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक्स को पीरियोडिकली RBI को देनी भी पड़ती है, सो दैट RBI कैन चेक ऑन ऑल द बैंक्स हाउ दे आर डूइंग, ठीक है। तो ये सारा सुपरवाइज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका हमने फंक्शन लिख दिया, इसकी सिग्निफिकेंस हमने बताई यहाँ पर। तो आप कोई भी 5 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो या फिर आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन ई। तो अब हम सेक्शन ई पर आ गए हैं। इसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये सारे 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक केस गिवन होगा, एक सिचुएशन गिवन होगी एंड फिर उससे रिलेटेड आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उनको आपको आंसर करना है। तो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। So let's do it. So question number 34 is read the source given below and answer the question that follows. तो इसको हमें रीड करना है एंड देन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हमें आंसर करना है। सो रीड करते हैं। So Will Thorne is one of those who went in search of seasonal work, loading bricks and doing odd jobs. He describes how job seekers walk to London in search of work. तो यहाँ पर एक वर्कर की बात बताई गई है, यहाँ पर एक लेबरर ने अपनी स्टोरी बताई है, ठीक है। विल थॉर्न है उनका नाम एंड वो क्या करते हैं, वो सीजनल वर्क के लिए लंदन जाते हैं काम की तलाश में एंड वो देखते हैं कि वहाँ पर कैसे जॉब सीकर्स काम की तलाश करते हैं, क्या वहाँ की कंडीशन है, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू लंदन and my desire was stimulated by letters from an old workmate who was now working at the Old Kent Road gas works. I finally decided to go in November 1881. तो वो लंदन में जाते हैं काम करने के लिए, ये उनकी डिज़ायर भी होती है एंड ये स्टिमुलेट हो जाती है, मतलब और उनका जाने का मन करता है जब वो एक लेटर पढ़ते हैं अपने एक वर्कमेट से जो कि ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क में वहाँ पर लंदन में काम करते हैं, ठीक है। तो वो फाइनली लंदन जाते हैं नवंबर 1881 में। विद 2 फ्रेंड्स आई स्टार्टेड टू वॉक द जर्नी filled with the hope that we would be able to obtain employment when we get there with kind of assistance of my friend. We had little money when we started, not enough to pay for our food, lodgings each night until we arrived in London. तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता जब वो स्टार्ट करते हैं, उनके पास फूड के लिए पे करने के लिए पैसा नहीं होता एंड नाइट स्पेंड करने के लिए भी पैसा नहीं होता जब वो लंदन में आते हैं, ठीक है। Some days we walked as much as 20 miles and other days less. Our money was gone at the end of the 3rd day. तो कई दिनों उनको 20 miles चलना पड़ता है काम की तलाश में एंड देन और दूसरे दिनों ने उससे कम चलना पड़ता है एंड तीसरे दिन तक उनका जो सारा मनी था, जो उनका जो सारा पैसा था वो ख़त्म हो जाता है। देन For 2 nights we slept out, once under a haystack and one in an old farm shed. On arrival in London, we tried to find my friend around until late at night and then tried to find some place to sleep. We found an old building and slept in that night. The next day, Sunday, late in the afternoon, we got to the Old Kent Gas Works and applied for work. To my great surprise, the man we had been looking for was working at the time. He spoke to the foreman and I was given a job. तो वहाँ पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। ओल्ड कैंट जो ओल्ड कैंट यहाँ पर नाम बताया गया है, नाम क्या बताया यहाँ पर, ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क। तो यहाँ पर जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं एंड जो उनका फ्रेंड होता है वो वहीं पर काम कर रहा होता है तो फिर वो उनकी जॉब लगवा देता है फाइनली, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमसे ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो ये 34.1 ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये दूसरा क्वेश्चन है एंड ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टोटल 4 मार्क्स के हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये 1 मार्क का है एंड ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। तो ऐसे ये पूरा जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आपने पढ़ा है इसी से रिलेटेड, इसी के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर में से है, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में से है, ठीक है। So the first question is analyze the major factor which led London become an attractive place for the job seekers. So London
में लोग आते हैं जॉब के लिए, तो लंदन एक अट्रैक्टिव प्लेस कैसे बना जॉब सीकर्स के लिए, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया, तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था, तो इस वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप हुई थी, फैक्ट्रीज बनी थी, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो इसलिए लोग वहाँ पर जाते थे जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो इसलिए लंदन, एंड लंदन ऑब्वियसली क्या है, ब्रिटेन की कैपिटल है, तो लंदन क्या बन गया, एक अट्रैक्टिव प्लेस बन गया जॉब सीकर्स के लिए, ठीक है। सो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फैक्ट्रीज ऑफ लंदन, तो इस वजह से लोग यहाँ पर आते थे जॉब की तलाश में। देन एनालाइज द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विल थॉर्न बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स, तो उसको कैसे अपॉइंट कर दिया काम के लिए, नौकरी उसे कैसे मिल गई वहाँ पर ओल्ड कैंट गैस वर्क्स में, कैसे उसको अपॉइंट कर लिया वर्क के लिए, इसके पीछे क्या रीज़न है ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो गैस वर्क्स है, ये यहाँ पर ज़्यादा लो वेज लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इसीलिए वो उसको अपॉइंट कर लिया गया। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गैस वर्क वाज द सीजनल इंडस्ट्री, ये सीजनल इंडस्ट्री है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे वर इन नीड टू लो वेज वर्कर्स, एंड उनको लो वेज वर्कर्स की ज़रूरत थी, ठीक है, चीप लेबरर्स की ज़रूरत थी जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाएं। एंड विल थॉर्न क्या थे, वो लो वेज लेबरर ही थे, इसलिए उनको हायर कर लिया गया, उनको यहाँ पर नौकरी मिल गई, ठीक है। देन examine the preference of hand labor over machines by the industrialist of the Victorian Britain, तो विक्टोरियन ब्रिटेन में जो हैंड लेबर होता था उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था मशीन्स से, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू मशीन्स। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न बताना है। तो देखो, मशीन्स को परचेज करना ये वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड जो हैंड लेबर है वो ईजी है, एंड लेबरर्स को ईजिली लो वेज में चीपली अफोर्ड किया जा सकता है, इसीलिए मशीन को लेस प्रेफर किया जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, मशीन्स नीडेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मशीन्स वर कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, इनफेक्टिव होती हैं, एंड डिफिकल्ट टू रिपेयर, इनको रिपेयर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस, ठीक है, एंड जो लेबर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इतने कम वेजेस में, इतने कम पैसे में, तो उन्होंने लेबर को ले लिया एंड हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर किया। इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वॉज रिक्वायर्ड, एंड ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही, एक पर्टिकुलर सीजन पे ही उन्हें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको पूरा इसका आंसर लिखोगे, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये बाकी जो 2 क्वेश्चन थे ये 1 मार्क के थे, तो ऐसे ये पूरा 4 मार्क का हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला केस बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का ये पूरा आपको केस गिवन है। अब इसको पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो गुजरात में जो नर्मदा रिवर है उस पर एक सरदार सरोवर डैम बिल्ड किया जा रहा था, तो उसको अपोज करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ट्राइबल पीपल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने क्या किया, ये आंदोलन किया, ये मूवमेंट किया, जिसको बोला जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट, ठीक है। Then it originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outstees displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government. तो पहले इन्होंने सिर्फ environmental issues पर फोकस किया कि अगर डैम बनेगा तो जो ट्रीज हैं वहाँ पर वो सबमर्ज हो जाएंगी, लेकिन अब इन्होंने रीफोकस कर लिया, मतलब और इश्यूज पर भी ये फोकस करने लगे हैं, जैसे कि जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिनको अपने जैसे जहाँ पर डैम बनेगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग उनको पूरा रिहैबिलिटेशन मिलना चाहिए, मतलब उनको पूरी अपनी रहने की फैसिलिटीज़ दोबारा मिलनी चाहिए जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो वो अब दूसरे इश्यूज़ पर भी फोकस करने लगे हैं, ठीक है। देन people felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. So often the survivors of Rihan told us that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation. But now, after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifice for the nation? तो यहाँ पर जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं
हैं, जिनको अपना घर छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने नेशन के लिए, भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम अपने देश के भले के लिए, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब इतने ईयर्स के बाद, अब बिटर 30 ईयर्स बाद वो ये सोचते हैं कि क्या हमें ही नेशन के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्या और लोग नहीं हैं सैक्रिफाइस करने के लिए? सो आर वी द ओनली वंस चोजन टू मेक सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। ठीक है, तो ये पूरा इस पर ये केस गिवन था। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछें। सो पहला क्वेश्चन है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट? तो सरदार सरोवर डैम को किस ऑब्जेक्टिव से बिल्ड किया जा रहा था? तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सिक्योर पावर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ड्रॉट प्रोन रीजन, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट। तो देखो, पावर को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली डैम बनेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो पावर, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, जो वहाँ पर जो खेत हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें इरिगेशन मिलेगी डैम के थ्रू, वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। देन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन, जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, मतलब जहाँ पर सूखा आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर पहुँच जाएगा डैम के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्टिव था सरदार सरोवर डैम को बिल्ड करने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल। अब वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, तो उसका रीज़न आपको बताना है। तो पहला रीज़न, सबसे मेन रीज़न तो यही है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस होके अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है, एंड फिर उनको पूरी रिहैबिलिटेशन मिलती भी नहीं है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि अगर उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो कोई नई उनको सेटलमेंट दे देते हैं, नया घर दे देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेन रीज़न यही था, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। देन डिमांड फॉर रिहैबिलिटेशन, वो रिहैबिलिटेशन की डिमांड करते हैं कि अगर वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है लोगों को, तो उनको फिर रहने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, हार्म ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का हार्म होता है, काफ़ी ट्रीज कट किए जाते हैं, ट्रीज सबमर्ज हो जाते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड का लॉस होता है। ये कुछ रीजंस हैं जिनसे ट्राइबल पीपल, जिनकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये डैम नहीं बनना चाहिए नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है, देन हाईलाइट द इश्यूज ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। तो कौन से इश्यूज पर ये सेव नर्मदा मूवमेंट काम कर रही थी, वर्क कर रही थी, ये हमें बताना है। सो अगेंस्ट ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट ना हो लोगों का। इसके अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इशूज़, जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, ट्रीज काटे जाते हैं, ट्रीज सबमर्ज हो जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल इशूज़ पर भी ये फोकस कर रहे थे। देन डिमांड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल की रिहैबिलिटेशन होती है, विस्थापन होता है, उसकी भी डिमांड कर रहे थे कि उन्हें लिविंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं अगर वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है तो। ठीक है, टू प्रोवाइड ट्राइबल द सोर्स ऑफ लिवलीहुड, एंड ट्राइबल लोगों को लिवलीहुड का सोर्स भी मिलना चाहिए, बिकॉज ट्राइबल पीपल वहाँ पर रहते हैं, वो खेती वगैरह करते हैं, तो अब वो उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है तो उनका लिवलीहुड भी उनसे छिन जाता है। तो ट्राइबल लोगों को सोर्स ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए। तो इन सारे इशूज़ पर नर्मदा सेव मूवमेंट काम कर रहा था, सेव नर्मदा मूवमेंट काम कर रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन इज पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग पर आपका केस है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात हो रही है, किसमें? जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर को शेयर करती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, एंड जो मूवमेंट्स होती हैं, वो कैसे कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जो कि पावर में हैं। ठीक है, In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. तो हमें पता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन सभी की अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज जो इंसान जो उसके इंटरेस्ट होंगे, जो उसकी आइडियोलॉजी होगी, उस हिसाब से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करेगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबकी अलग विचारधारा हैं, आइडियोलॉजीज हैं, इंटरेस्ट हैं, तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है तो इससे ये इंश्योर होता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में सारी पावर नहीं है, जो पावर है वो क्या होगी, शेयर करी जाएगी। जैसे मान लो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट किया, अगर वो अच्छा काम नहीं करती तो फिर अगली पॉलिटिकल पार्टी आएगी। सो ये कंपटीशन बना रहता है, एंड इससे जो पावर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ही नहीं रहती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, शेयर्ड रहती है। ठीक है, देन sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. देखो, ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। जैसे दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब एक साथ आके इलेक्शंस में कंटेस्ट करती हैं तो अलायंस बोलते हैं उसको, एंड जब उनका अलायंस इलेक्ट हो जाता है, अगर वो मेजॉरिटी में आते हैं, तो फिर वो अलायंस अपनी गवर्नमेंट बनाता है जिसको बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो
पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो आपस में पावर को शेयर करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर को शेयर किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे विल ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। या तो ये गवर्नमेंट की कमिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इन्हें कोई डिसीजन सही नहीं लगेगा गवर्नमेंट का तो ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनमें भी पावर शेयर्ड होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एसेंशियल कंपोनेंट है, इसको आपको समझाना है एक एग्जांपल देके। इस एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पावर को अगर हम शेयर करेंगे तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, कि पावर शेयर्ड है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, पावर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। देन पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए जो पावर शेयरिंग है वो एसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। देन हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। अलायंस बनाना कैसे एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। तो अलायंस में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आके कॉन्टेस्ट में, इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करती हैं। तो जो और अगर वो इलेक्ट हो जाती हैं फिर पावर को शेयर किया जाता है उन पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस और टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ पावर। Alliance could be between regional and national parties, which is again an example of power sharing. जो alliance है वो regional parties, national parties के बीच में भी हो सकता है, and ये power sharing का ही example है, because power को share किया जा रहा है political parties के बीच में। Then पॉलिटिकल आइडियाज़ आर शेयर्ड। पॉलिटिकल आइडियाज़ भी शेयर करे जा रहे हैं, बिकॉज 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो जो आइडियाज़ हैं वो भी शेयर होंगे, ठीक है। How political parties, pressure groups and movements help in controlling or influencing those who are in power। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं उन लोगों को जो पावर में है, ये हमें बताना है। तो देखो, फ्रीडम ऑफ चॉइस इंटेल्स कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है पार्टीज में। हर एक पार्टी कॉम्पीट करती है कि वो सबसे अच्छा काम करेगी, वो सबसे अच्छा काम करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए। तो एक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कंपटीशन से क्या इंश्योर हो रहा है कि जो पावर है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी या एक ही इंसान के हाथ में नहीं है, वो शेयर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। बट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप प्रेशर ग्रुप्स का भी यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, मूवमेंट्स का भी पॉइंट लिख सकते हो। ऐसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जो पावर में है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो ये आपका थर्ड केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हमने सारे केस बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ के उसको समझ लेना है कि कौन से कंसेप्ट में से पूछा गया है, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। पहले 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, एंड जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा। तो ऐसे 4-4 मार्क के आपके ये केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब अगले हम लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन F, विच इज मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको क्या मार्क करना है, एंड दैट यू हैव टू मार्क इन योर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 37th क्वेश्चन का ए पार्ट है, 2 places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write their correct names on their lines drawn near them. ठीक है, तो 2 places हैं A and B, उनको यहाँ पर मार्क कर दिया है मैप में, उनको आइडेंटिफाई करना है एंड उनका सही नाम हमें लिखना है जहाँ पर लाइंस को ड्रॉ किया है। मार्क इन्होंने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है एंड उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है। तो जो ए प्लेस है वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। तो 1920 में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो ये कौन सी जगह है, कैलकटा, यहाँ पर कैलकटा की बात हो रही है। सो जो ए प्लेस है वो क्या है, कैलकटा है। तो ए प्लेस ऑलरेडी मैप में मार्क कर रखा है, हमने उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर कैलकटा लिख देना है, ठीक है।
अब बी प्लेस क्या है? बी इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ कहां पर ब्रेक किया था? इन दांडी। दांडी कहां है? गुजरात में है। तो बी पार्ट क्या है? दांडी है। जो ये बी प्लेस है विच इज मार्क्ड ऑलरेडी ऑन द मैप, ये क्या है? दांडी है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब जहां पर ये ए बी लिखा है वहां पर हमें कैलकाटा एंड दांडी मेंशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैप है। ठीक है, ये मैप वो ब्लैक स्क्रीन की वजह से ये पूरा उसका कलर चेंज हो गया है। आपके सैम्पल पेपर में ऑलरेडी ये मैप गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ए पार्ट मेंशन है, यहाँ पर ये ए प्लेस को मेंशन किया हुआ है एंड यहाँ पर ये बी प्लेस को मेंशन किया हुआ है। तो ए क्या था? कैलकाटा था, तो यहाँ पर हमने लिख देना है कैलकाटा। ये बी क्या था? ये बी था दांडी, जहाँ पर साल्ट लॉ को ब्रेक किया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दांडी। ठीक है, तो ये दोनों को हमने आइडेंटिफाई करके इनके नेम हमने लिख दिए। ओके, तो ये था आपका 37वें क्वेश्चन का ए पार्ट। अब 37वें क्वेश्चन का बी पार्ट भी है। देखो ये है 37वें क्वेश्चन का बी पार्ट। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स। तो इनमें से किसी भी 3 को हमें आइडेंटिफाई करके उन्हें हमें मेंशन करना है, उनको लेबल करना है हमें ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मतलब उसी मैप पर हमको इनमें से किसी 3 प्लेसेस को लोकेट करना है, उनको लेबल कर देना है। ठीक है, कोई भी 3 आप इसमें से कर सकते हो। सो फर्स्ट इज हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ है इसकी? ओडिशा में है। तो हीराकुंड डैम की लोकेशन हो गई ओडिशा। देन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। तारापुर इज इन महाराष्ट्र, तो इसकी लोकेशन हो गई महाराष्ट्र। देन नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? नोएडा में है। नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट हो गया इसका उत्तर प्रदेश। कोची पोर्ट, कोची कहाँ है? केरला में है। सो केरला इज द प्लेस। तो अब आपको इनमें से किसी 3 को मैप पर लोकेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करके लोकेट कर देना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर मैप में जो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम है ओडिशा में, तो यहाँ पर है ये हीराकुंड डैम। दिस इज ओडिशा, यहाँ पर ये हीराकुंड डैम है। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये वो कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। तो हियर इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, कोची पोर्ट कहाँ पर है? केरला में, हेयर। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ केरला, ठीक है, केरला में कोची पोर्ट। देन नेक्स्ट इज नोएडा। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिल्ली के पास। ठीक है, सो दिस इज नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ऐसे आपको लोकेट कर रखा होगा, बस उनको आइडेंटिफाई करके लेबल करना है। ठीक है, कोई भी 3 आप इसमें से कर सकते हो, 4 नहीं करने, एनी 3 यू नो यू कैन लेबल देम। ओके, तो ये था आपका 37वें क्वेश्चन का बी पार्ट एंड ये आपका पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन था। एक ही मैप में आपको सारा कुछ लेबल करना है उनकी नंबरिंग्स के साथ। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस गिवन है मैप बेस्ड के ऑप्शन में। उसके इंस्टेड यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए, तो आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। आपको तो मैप ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इनको नहीं करना है। ओके, सो दिस वाज योर कंप्लीट सैम्पल पेपर। हमने पूरे सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया विद सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये पूरा सैम्पल पेपर का वीडियो यूजफुल लगा होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।